हेलो स्टूडेंट। मैं उपेंद्र कुमार। आज मैं इस लेक्चर में आपको फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ रिएक्टिविटी के टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जो हमारे रिएक्शंस होती हैं वो हमारे रीजेंट के पे डिपेंड करती हैं कि वो रीजेंट किस साइड पे अटैक करेगा। इसके लिए हमें जो रीजेंट होता है विच आर चार्ज स्पीसीज कैन अटैक ए पर्टिकुलर बॉन्ड ओनली व्हेन देयर इज ए इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड पोलैरिटी। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो हमारे नॉर्मल कार्बन चेन के कंपाउंड होते हैं, अगर उनमें केवल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो उनमें कोई पोलैरिटी या इलेक्ट्रॉन की डिसबैलेंसी नहीं होती है। इसके कारण ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अनरिएक्टिव। इनका जो नेम होता है वो पैराफिन्स से जाना जाता है। सिंस देयर इज ओनली नो पोलैरिटी इन CH bond, thus giving hardly any opportunity to the reagent like electrophile and nucleophile can attack on it. So जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें केवल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण उसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन का डिसबैलेंस या कोई पोलैरिटी होती है, जिसके कारण जो हमारे रिजेंट होते हैं मोस्टली वो या तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो अटैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ना तो उसमें कोई इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिसिटी सेंटर रहता है। द स्टडी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द स्ट्रक्चरल फैक्टर काजेज इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस इन द पर्टिकुलर बॉन्ड। सो जो मॉलिक्यूल्स की जो रिएक्टिविटी होती है उसको हम लोग पढ़ने के लिए हम पहले मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर या उस पर जुड़े हुए जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण उसमें रिएक्टिविटी जनरेट हो जाती है। इसके बारे में जानने के लिए आज हम सबसे पहले एक इंडक्टिव इफेक्ट फैक्टर पढ़ेंगे। जो हमारा इंडक्टिव फैक्टर होता है उसमें देखते हैं हम कि द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द जो सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम इज नॉट यूनिफॉर्म। देयर इज ए डेंस टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव of the two atoms, that is electron pairs forming a sigma bond is slightly displaced toward the heteroatom. This permanent state called the inductive effect. जैसा कि हम लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है जो कार्बन और दूसरा हेटेरोएटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या कोई अदर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जिसके कारण जो हमारा कार्बन होता है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो हमारा हेटेरो एटम होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या कोई अदर फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहलिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं वो हमारे हेटेरो एटम की साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा हेटेरो एटम होते हैं या कोई फंक्शनल ग्रुप होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या खींचता है। The atom X thus acquires a slightly negative charge and carbon atom acquires a slightly positive charge. The bond is polarized if there is electronegative atom is joined to the chain of the carbon atom. Positive charge of the carbon atom relate to the other atoms. So जो हमारा बॉन्ड है उसमें एक पोलैरिटी जनरेट हो जा रही है, जिसके कारण या अब हमारा जो कार्बन सेंटर है जिसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ये स्लाइटली रिएक्टिव हो जाता है। ये स्लाइटली रिएक्टिव हो जाता है, इस जगह पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और ग्रुप विड्रॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड द इटसेल्फ। जिस तरह हम लोग अपने फिगर में देख पा रहे हैं कि हमारे पास 4 कार्बन है और एक कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि हम X से रिप्रेजेंट किए हैं, उस पर हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है और उसके कंजुगेटिव जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ उसमें डेल्टा पॉजिटिव, फिर डेल्टा डबल पॉजिटिव, फिर ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव और ऐसे स्लाइटली एक चेन में प्रोपोगेट होता है। तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो मोस्टली 3 कार्बन्स तक ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ये एक डिस्टेंस डिपेंडिंग एक फैक्टर है। पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसमिटेड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड बाय क्रिएटिंग परमानेंट डाइपोल मूवमेंट इन मॉलिक्यूल। इसमें स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रही है, जो कि एक्स की तरफ
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारा सेंड किए जा रहे हैं। पोलराइजेशन फेडेड अवे फ्रॉम द लाइट टू लेफ्ट। तो जो पोलराइजेशन का जो पावर है वो धीरे धीरे कार्बन में कम होती जा रही है, जैसे हम लोग हेटेरो एटम से अवे जाते रहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में बी ड्यू टू एटम्स और ग्रुप। जो इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है किसी मॉलिक्यूल में, वो किसी हेटेरो एटम या कोई भी फंक्शनल ग्रुप के कारण होता है। द रिलेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हैव बीन मेजर्ड विद द रेफरेंस ऑफ टू द हाइड्रोजन। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉल इफेक्ट इज एज शोन इन फिगर। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको हम लोग हाइड्रोजन के रेफरेंस में मेजर करते हैं। जो हाइड्रोजन है उसको एक न्यूट्रल स्पीसीज की तरह ट्रीट करते हैं। इसमें देख पा रहे हैं हम लोग कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो बिल्कुल सेंटर में है, और उसके लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप हैं या कोई हेटेरो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट या -I इफेक्ट शो कर रहे हैं, और जो उसके राइट साइड में हाइड्रोजन से हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या +I इफेक्ट शो करते हैं। +I मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और -I का मतलब होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, और +I इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या इंडक्टिव इफेक्ट के फैक्ट हैं जिससे कारण किसी भी रिएक्टिव स्पीसीज या एसिड बेस की एसिडिटी चेंज हो जाती है या हाई हो जाती है एक फंक्शनल ग्रुप को जोड़ने से। द एस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोलिक एसिड। सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल एलिफेटिक कार्बोलिक एसिड को देखेंगे कि कैसे इंडक्टिव इफेक्ट लगने के कारण किसी एसिड की एसिडिटी क्यों बढ़ जाती है और क्यों कम हो जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ इट्स आयोनाइजेशन। द ग्रेटर द आयोनाइजेशन इज स्ट्रोंगर टू द एसिड। The strength of an acid is denoted by the numerical value of pKa value. The smaller the numerical value of the pK value is stronger the acid. तो हर एसिड का अपना एक pKa वैल्यू होता है। जिस भी एसिड का pKa वैल्यू सबसे कम होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिसका हाई होता है pK वैल्यू वो वीक एसिड होता है। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फार्मिक एसिड होता है उसका जो केमिकल फार्मूला है CHOOH। इसका जो pKa वैल्यू है 3.77 है। इसके बाद अगर हम इसमें एक कार्बन या मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं जो कि एस्टिक एसिड हो जाता है, उसमें का केमिकल फार्मूला है CH3COOH, और इसका जो pKa वैल्यू है 4.67 है। ये इसमें हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है उसको हम लोग अगर पीछे की स्लाइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन के राइट साइड में है, जिसके कारण ये पॉजिटिव I इफेक्ट दिखाता है। जिसके कारण हमारा अगर हम एसिड से हाइड्रोजन निकाल दें जो कि हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है, उसमें देख रहे हैं कि इसको मिथाइल ग्रुप है जो उसको और अनस्टेबल कर रहा है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सिलेट आयन के मतलब एसीटेट आयन की तरफ सेंड कर रहा है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। फिर हम तीसरा अगर एस्टिक एसिड में एक जो मिथाइल ग्रुप है उसका एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके क्लोरीन या कोई अदर हैलोजन ग्रुप जोड़ दे रहे हैं, जिसके कारण ये मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड बन जा रहा है, और इसका जो pKa वैल्यू है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2.86 है। तो इन तीनों एसिड में से हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि जो हमारा pKa वैल्यू है जो मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड का है वो सबसे लोवेस्ट हो गया है 2.86, और उसके बाद हमारा फार्मिक एसिड का है जो कि 3.77 है, और एस्टिक एसिड का 4.67 है। तो इसमें देख पा रहे हैं कि जो हमारा मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा क्लोरीन एटम है और जो एस्टिक एसिड में हाइड्रोजन एटम है, तो क्लोरीन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण जब हमारा एसिड H+ आयन रिलीज कर देता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे बढ़ जाती है, वो क्लोरीन एटम अपनी तरफ -I इफेक्ट लगा के या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगा के थोड़ा सा विड्रॉ कर लेता है, जिसके कारण हमारा जो एसिड आयन है एस्टेट आयन है वो स्टेबलाइज हो जाता है, जिसके कारण इसकी pK वैल्यू 2.86 है। ये बहुत अच्छे से
हाइड्रोजन आइटम अपना रिलीज कर सकता है, या प्रोटॉन आयन जो कि H+ आयन फॉर्म में रिलीज होता है, जिसके कारण हम इसे एसिड बोलते हैं, वो इजीली रिलीज हो जाता है। फिर हम कंपेयर करेंगे एस्टिक एसिड और फार्मिक एसिड में। देख रहे हैं कि इन दोनों में से फार्मिक एसिड बेटर एसिड है कंपेयर टू एस्टिक एसिड, क्योंकि हम लोग फार्मिक एसिड में देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो एसिड फंक्शनल ग्रुप है उसके पास केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि हमारा एस्टिक एसिड में एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन एक न्यूट्रल आइटम होता है, ये किसी भी प्रकार की इंडक्टिव इफेक्ट नहीं शो करता है, जबकि हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने के कारण अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एसिड आयन की तरफ शिफ्ट करता है, जिसके कारण हमारा जो एसिड H+ देने के बाद जो भी एनायन जनरेट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा अनस्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे सेंड करता है। सो हमारा जो फार्मिक एसिड है वो बेटर एसिड है कंपेयर टू एस्टिक एसिड। When an unsaturated carbon is conjugated with the carboxylic group, the acidic strength is increased. There is imbalance with the increasing S contribution to the hybrid orbital. The electrons are progressively drawn closer to the nucleus of the carbon, resulting in the increase the -I effect. Since the S contribution in the sp, sp2 and sp3 hybrid orbitals are represented by the 50% and sp2 is 33.3% and sp3 is S character is 25%. The order of -I effect of the hybrid orbitals is sp, then sp, then sp2, then sp3. This effect is reflected in the pKa value of the following acid. इन टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें जो देख पा रहे हैं कि जो हमारे एस कैरेक्टर जिन 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 मॉलिक्यूल में एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है वो ग्रुप -I इफेक्ट को ज़्यादा शो करते हैं। इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर केवल 25% होता है, जबकि sp2 में 33.3% होता है और sp में 50% एस कैरेक्टर होता है। तो sp में सबसे ज़्यादा 50% एस कैरेक्टर होने के कारण ये जो जिस भी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडेशन होगा वो ज़्यादा -I इफेक्ट को शो करता है। आज इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे अनसैचुरेटेड एसिड हैं वो मोर एसिडिक हैं कंपेयर टू सैचुरेटेड एसिड टाइप है। हम लोग इसमें देखेंगे प्रोपोनोइक एसिड या 3 कार्बन्स का एसिड देखेंगे, जो कि एक सैचुरेटेड फॉर्म में है, दूसरा डबल बॉन्ड फॉर्म में, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड में फॉर्म में है, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को देखेंगे जो कि हमारे एस कैरेक्टर के कारण वेरी कर रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा एसिड होता है वो H+ रिलीज करने के बाद जो एनायन जनरेट करता है उसको कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो उसको स्टेबलाइज करे, तो हमारा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। तो इसमें इस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि जो एस कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा प्रोपोइनोइक एसिड में होता है, जो कि एसिड के बाद ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जुड़ा होता है, उसमें एस कैरेक्टर 50% होता है। उसके बाद प्रोपोनोइक एसिड है, जिसमें एसिड का जो ग्रुप है वो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा रहता है, जिसका pKa वैल्यू 4.25 होता है। और हमारा जो नॉर्मल सैचुरेटेड प्रोपोनोइक एसिड होता है उसका pKa वैल्यू 4.88 है। इस एस कैरेक्टर के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी कर जाती है, जबकि इन तीनों मॉलिक्यूल एसिड में 3 कार्बन का एसिड है और इसकी स्ट्रेंथ वेरी करती रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ट्रिपल बॉन्ड वाले एसिड में है, फिर डबल बॉन्ड वाले की है, फिर उसके बाद सैचुरेटेड एसिड की होती है, क्योंकि इसमें जो एस कैरेक्टर का रोल है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ऐसे फैक्टर्स जो हैं जो हमारे किसी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी या एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट करते हैं, ये सभी फैक्टर एक किसी भी रिएक्शन को जनरेट करने या रिएक्शन को प्रोपोगेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।